नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरी तरह आप सब लोगों के दिमाग में भी एक सवाल तो बार-बार उमड़ता घुमड़ता होगा कि ये हो क्या रहा है? कभी इस्लामाबाद में टॉक्स होती हैं, कभी कतर में होती हैं, कभी स्विट्जरलैंड में होती हैं, फिर ट्रंप की तरफ से बड़े उत्साहजनक बयान आने शुरू होते हैं कि बस हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। फिर अचानक व्हाइट हाउस में किसी के साथ बैठे हैं और वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो अब सीज फायर ओवर हो गया है, खत्म। और फिर दोनों तरफ से ठुस-ठुस शुरू हो जाती है, बम धमाके शुरू हो जाते हैं। अमेरिका की तरफ से बताया जाता है कि 90 ठिकानों पर ईरान के, फिर अगले दिन बताया जाता है 120 ठिकानों पर। और उधर ईरान भी जो अपने हमसाए हैं, उनके अमेरिकी बेसिस पर अटैक करते हैं। आदि जी, आप ही समझाइए, क्या है ये मसला? बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। सर देखिए अमेरिका ने काम तो पूरा जो करना था वो किया नहीं, ठीक है? उसको ये पता है कि भई ऑल आउट जो लड़ाई होगी उसके अंदर उसका काफ़ी नुकसान होगा, तो वो करना नहीं चाहता। बट जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ है उसको पूरी तरह से ईरान को भी वो दे नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो दुनिया में लोग उसको बोल रहे हैं भई आपने ये कचरा खड़ा कराया, आप साफ करो, हमको नहीं पता। हम नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, हम लोग पैसे-पूसे नहीं देंगे, आपको ये आपने कचरा करा है, आपकी कहानी है, आप जो मर्ज़ी करो, साफ करो इसको, सीधा करो। अब अमेरिकन्स को भी ये पता है सर स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ के अंदर अब देखिए ईरान का जो पूरा एक कंट्रोल एक ज़माने पे होता था वो नहीं है, वो बड़ा क्लियर है। बट ईरान कोशिश ये करता है कि कुछ-कुछ समय के बाद वो कंट्रोल को दिखा सके कि साहब नहीं मेरे पास है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो वो कोशिश करता है अपनी। अब इसको आप थोड़ा-सा सिचुएशन को देखिए, पिछले हफ्ते में जब इन्होंने पिछले हफ्ते डेढ़ के अंदर 3 शिप्स के ऊपर अटैक किया था सर। एक आपका कतर से शिप आ रहा था, भारत की तरफ उसको अटैक करा, एक सऊदी से आ रहा था और एक और अननेम्ड है अभी तक वो तीसरी शिप का कौन था, क्या था वो नहीं पता चला। तो आप अगर इसको पूरे सिचुएशन को देखें, तो एक तरफ से ईरान अपनी कोशिश कर रहा है ये दिखाने के लिए कि स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ पे उसका पूरा कंट्रोल है। एक तरफ से अमेरिका उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। तो एक नॉर्मल सेटअप हो रहा है कि हफ्ते डेढ़ के अंदर ईरान कुछ ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, उसके बाद अमेरिका आके उसको अटैक करेगा और काफ़ी हद तक उसका डैमेज करेगा। ये चीज़ क्या है सर? ये हो ये रहा है, अगर ईरान की तरफ से देखें, ईरान ये चाहता है कि स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ को दुनिया के अंदर एक इश्यू बना के उसको रखा जाए। उसको लोगों को भूलने ना दिया जाए और ईरान की जो जो एक उसको जो चीज़ें वो बोलता है वो मेरी हैं, ये हैं, वो हैं, उसको कहीं न कहीं वो एक थोड़ा-सा दम लगा के दिखाना चाहता है कि भैया मेरे पास ये पूरा सेटअप है, आप इसको नहीं छेड़ सकते। और ईरान के पास इस टाइम पे वो पूरा कंट्रोल नहीं है सर। स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ में 3 रास्ते बन चुके हैं अभी। एक है नॉर्थ से जो ईरान के पास से जाता है केशम आइलैंड की तरफ से, एक है बीच का रास्ता और एक है नीचे का रास्ता जो ओमान की तरफ से जाता है। अब ये ओमान की तरफ से जो रास्ता है सर, इसमें काफ़ी लोग हमारे भी शिप्स, कई और कंट्रीज़ के भी शिप्स वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है? जो ट्रेड होना है वो होता है। ईरान एक-एक को रोक नहीं सकता, तो वो कर क्या सकता है सर? उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन है कि थोड़े-थोड़े टाइम में एक शिप पे आप हमला कर दो। अब ये जो शिप इस बारी हमला हुआ है, इसका नाम है जीएफएस गैलेक्सी, ठीक है? जीएफएस गैलेक्सी को ओमान के कोस्ट के ऊपर वो निकल रहा था। 11 भारतीय नेशनल्स उसके अंदर थे, ठीक है? और एक की उसके अंदर से मौत हुई है। तो यहाँ पर एक थोड़ा साइडलाइन पे एक सवाल ये तो बनता ही है, अमेरिकन ने हमारे 3 मारे थे तो इतना बवाल मचा था यहाँ पर, ठीक है जी? और मारना-मारना एक ही होता है, अगर बवाल उसमें मचता है तो बवाल इसमें भी मचना चाहिए क्योंकि एक भी सेलर हमारा मरे, इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। तो ईरान ये कोशिश करता है सर कि ये जो हमले-शमले करके वो कहीं न कहीं जो शिपिंग इंश्योरेंस है, शिपिंग प्राइसिंग है, उसको थोड़ा बढ़ा के रखे, ग्लोबल टेंशन्स को बढ़ा के रखे ताकि फ़ोकस स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ से ना हटे। अमेरिका को ये समझ में आएगा कि अच्छा अगर ये करेगा तो हम यही अपॉर्च्युनिटी लेके
ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको डिग्रेड करते रहे। तो जैसे आपने बताया कि भई 80, 120, 140 जो भी मारे हैं। पिछली बारी जब ये हुआ था, जब 3 शिप्स पे इन्होंने हमला किया था, तो 80 जगहों पे अमेरिकन्स ने हमला करा था। इस बारी वही हमला 120 या 140 है जो मर्ज़ी। तो एक न्यू नॉर्मल ईरान सेट करने की कोशिश कर रहा है और एक न्यू नॉर्मल अमेरिका सेट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक नया युद्ध है, जो युद्ध के बिना का युद्ध है। ये ग्रे ज़ोन के अंदर रहेगा सर। ये इसी तरह चलता रहेगा और कहीं न कहीं एक टाइम आएगा जब या तो अमेरिकन बोर हो जाएँगे, बोलेंगे यार हम नहीं कर सकते, ये भाड़ में जान दो, जो करते हैं आप करते रहो, हम जो लोगों को यहाँ देखना है वो देखते रहो, हम नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं यहाँ से। या फिर ईरान बोलेगा साहब मैंने बहुत मार खा ली, अब मैं नहीं कर सकता ये और हो गया, ठीक है, खत्म। तो ये कहीं पे आके रुकेगा ये, बट इमीडिएटली नहीं रुकेगा सर। ये जो एक युद्ध है ये खींचेगा, बड़ा लंबा खींचेगा। तो ये बड़ी टेढ़ी-सी सिचुएशन है सर। अब ईरान की तरफ से अगर आप देखें, तो 2-3 गलतियाँ उसकी तरफ से दिखती हैं कि भई आप कतर के शिप को अटैक कर रहे हो। ठीक है जी, कतर आपके साथ जो वो कर रहा है, क्या नाम है, आपके साथ नेगोशिएशंस कर रहा है, अमेरिका के साथ बातें करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, उसके ही शिप को आप हमला कर देते हो। ओमान के इंटरेस्ट पे आप हमला करते हो। यूएई तो चलो ठीक है, आपका दुश्मन है, आपने उसको मारना शुरू कर दिया है। सऊदी पे मारते हो, बहरीन पे मारते हो, कुवैत पे मारते हो। तो अपने जो 2 थोड़े बहुत इनके दोस्त हैं रीजन में, उनको ही तंग करते हो। ऊपर से आप देखो भारत, ठीक है, भारत और आपके रिलेशंस इतने वो बड्डी-चड्डी वाले नहीं हैं, बट अच्छे खासे रिलेशंस हैं। अब भारत की तरफ शिप आ रहे हैं, भारत वाले शिप्स को मारते हो। भारत की अगर सेलर्स हैं, उनके सेलर्स को मारते हो। तो फिर कहीं न कहीं देखिए, जो जो देश हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन्हीं के इंटरेस्ट के ऊपर हमला करोगे, तो फिर कहीं न कहीं वो जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है, वो भी चले जाएगा। अमेरिका की तरफ से अगर देखें तो सर देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो इतनी कन्फ्यूज़्ड है। इज़राइल को कुछ बोलते हैं, ईरान को कुछ बोलते हैं, पाकिस्तान को कुछ बोलते हैं, इनको कुछ बोलते हैं, उनको कुछ बोलते हैं। इतनी कन्फ्यूज़्ड है कि किसी को एग्ज़ैक्टली पता नहीं है अमेरिकन्स चाहते क्या हैं। सीज़फायर तो कर लिया आपने, ठीक है जी, आप खड़े हो गए जी, सीज़फायर हो गया जी, बड़ा बढ़िया, अब तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। सीज़फायर आपने कर लिया, चलिए बढ़िया है। बट वो सीज़फायर के चलते-चलते आप भी कभी कभी बोलते हो कि जी मैं नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। सीज़फायर आपने एक पेपर के ऊपर कुछ चीज़ों को लिख के आपने बोला है कि इसके तहत हम सीज़फायर करेंगे। अब उसको ना ईरान मानता है, ना अमेरिका मानता है और दोनों एक-दूसरे को बोलते रहते हैं, भैया तूने ये तोड़ दिया, तूने ये क्लॉज़ तोड़ दिया, तूने ये क्लॉज़ तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर ऊपर-नीचे होता है। अमेरिकन्स के अंदर देखिए बेवकूफ़ी है कि ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अब अमेरिका के मीडिया में काफ़ी टाइम चल रहा था कि ईरान ने अमेरिका को बोला कि साहब सॉरी, सॉरी, पिछली बारी शिप को हमने गलती से मार दिया, गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। आप आके हमारे से बात करते रहो, ऐसे वो यू नो उसका बुरा मत मानना करके। तो ये अमेरिकन्स फैला रहे हैं। कल ये पूरा पूरा दिन ये चल रहा था वहाँ पर अमेरिकन मीडिया के अंदर। शाम को ये हो गया जी। तो इस टाइम पे सर किसी का भी विश्वास करना, ना अमेरिका का, ना ईरान का विश्वास करना बेवकूफ़ी है। ये दोनों का ये युद्ध जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल है, ये चलेगा। ये कहीं खत्म नहीं होता हुआ दिख रहा, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ एक ही पत्ता है अब ईरान के पास खेलने को और वो उसको खेलेगा। और अमेरिका के पास भी यही पत्ता है अब ईरान को डिग्रेड करने का, तो वो भी उसको खेलेगा। कौन आगे जीतेगा तो वो तो समय बताएगा सर, बट एक नया नॉर्मल इस जगह पे सेटअप हो रहा है सर। जी। आदि जी, थोड़ा-सा ये बताइए कि कौन से ऐसे बिंदु थे, जिन पर ये बार-बार सहमत हो रहे हैं और कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां गाड़ी अटक जा रही है या ये स्थितियां बार-बार पैदा हो रही हैं? सर सहमत तो किसी चीज़ पे नहीं थे। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ। कोई भी अगर आप ईरान के 14 पॉइंट पढ़ो या अमेरिका के जो 12-13 पॉइंट इन्होंने डाले हैं, उनमें कहीं पे भी कोई एक चीज़ कॉमन नहीं दिखती। तो मैं ये सवाल बहुत टाइम से पूछ रहा हूँ आपके चैनल पे भी, आई थिंक 2-3 शोज़ में मैंने ये सवाल पूछा है कि जब आप एग्रीमेंट करते हो तो कोई 10 पॉइंट होते हैं, उसमें से एक चीज़ में आप बोलते हो चलो ठीक है, ये तू भी मानता है, ये मैं भी मानता हूँ। इसको लेके आगे चलते हैं। उसके बाद होता क्या है कि आप उस चीज़ को लेके आगे जाते हैं, उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो वापस उसी पॉइंट पे आते हैं, बोलते हैं चल एटलीस्ट यहाँ पर तो हम एग्री करते हैं यार, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। तो फिर यहाँ से उधर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि कुछ अगर स्कोप मिलता है, तो इस तरह करके एग्रीमेंट बढ़ता है। यहाँ पर एग्रीमेंट बढ़ाने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट नहीं करा, इन्होंने वो उस टाइम पे जो लड़ाई चल रही थी उसको रोकने के लिए एग्रीमेंट करा।
और इसमें ईरान को भी थोड़ा-सा फ़ायदा था क्योंकि ईरान की भी हालत काफ़ी खराब थी। अमेरिका को भी फ़ायदा था क्योंकि अमेरिका की भी हालत काफ़ी खराब थी, घर पे तेल का प्राइस बढ़ रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन्होंने बोला यार थोड़ा पीछे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लड़ेंगे फिर भी, बट कहीं न कहीं हम उस तरह नहीं लड़ेंगे जैसे पहले लड़ रहे थे, तो थोड़ा-सा हम डिफरेंट टैक्टिक अप्लाई अप्लाई करते हैं। और ईरान को भी ये चीज़ पता है, तो वो भी अपनी एक डिफरेंट टैक्टिक अप्लाई कर रहा है, अमेरिका भी डिफरेंट टैक्टिक अप्लाई कर रहा है, तो मेरे को कहीं पे भी कोई ऐसा कोई चीज़ दिखती नहीं है, जिसमें इन दोनों को कोई भी एग्रीमेंट हो। सर सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट क्या है? सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का जो मूवमेंट है। ईरान को ये पता है कि अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को छोड़ दे, तो उसके पास कोई और लेवरेज नहीं बचेगा गेम खेलने का। वो यही बोलेगा कि साहब मैं यहाँ पर ये जाने नहीं दूँगा, वो जाने नहीं दूँगा। उससे क्या होता है सर दुनिया में एक एक प्रेशर बनता है तेल और गैस के ऊपर और कहीं न कहीं पूरी दुनिया देखनी शुरू हो जाती है। ईरान से बात करेगी अमेरिका से, "अरे ठंडे हो जाओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम डाउन, काम डाउन।" तो अभी आपको दिखेगा ओमान की तरफ से स्टेटमेंट्स आएँगे कि साहब नहीं, नहीं हम बात कराएँगे। कतर की तरफ से स्टेटमेंट्स आएगा, नहीं, नहीं, नहीं हम बात कराएँगे, अभी मीटिंग होगी, ये होगा। पाकिस्तान भी बीच में एक झाड़ू लेके खड़ा हो जाएगा वहाँ पर। तो ये एक 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 सीरीज़ बन चुका है अब और ये सीरीज़ अब रिपीट होगी सर। जब तक कोई एक ऐसी चीज़ ना हो, जब तक ये सीरीज़ ब्रेक होती है। सर दिवाली की लाइटें देखी है आपने? दिवाली की जो लाइटें होती है उसका बीच का एक बल्ब फोड़ दो। जिस लाइन पे आपने बल्ब फोड़ा है वो पूरी लाइन ऑफ हो जाती है। क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है वो ऐसा कनेक्शन रहता है जहाँ पर बिजली फ्लो करती है। तो अगर आपने एक बल्ब तोड़ दिया, उसका बिजली फ्लो होनी बंद हो जाती है तो पूरी लाइन ऑफ हो जाती है। अब वो टूटे हुए बल्ब को निकालो और 2 तारों को दोबारा जोड़ के वहाँ पर लगा लो, तो फिर से लाइन ऑन हो जाती है क्योंकि बिजली का कनेक्शन दोबारा फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही है सर। कभी अमेरिका वो बल्ब तोड़ देता है, कभी ईरान वो बल्ब तोड़ देता है। ज़्यादातर अभी तक तो ईरान ने ही वो बल्ब तोड़ा है। तो डिसएग्रीमेंट के हिसाब से तो सर ये सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट है। अमेरिका ये चाहता है कि कहीं न कहीं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो। हम तुम्हारा तेल-वेल जाने देंगे, ठीक है? तो थोड़ा बहुत डॉलर में बेच ले, थोड़ा बहुत उधर बेच ले, बट ठीक है तेरा तेल-वेल हम जाने देंगे। अब पिछली बारी देखें इन्होंने तेल ब्लॉक कर दिया, ईरान का। उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए वापस से। अब उससे ये नहीं हुआ कि ईरान का तेल बिकना कम हो गया है बिकना बंद हो गया है, बट बिकना कम ज़रूर हो गया है। तो ईरान को दर्द होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि बिकना बंद नहीं हुआ। उसके बाद आपको पता ही है सर कितनी डार्क फ्लीट चलती है, ये चलती है जिसको तेल की ज़रूरत होती है, वो अपना शिप लेके आता है, इधर से उधर लेता है और ले जाता है वहाँ से। अब वो अगर मलेशिया के पानी में खड़ा है तो मलेशियन ऑयल बन जाता है, इंडिया के पानी में खड़ा है तो इंडियन ऑयल बन जाता है। तो वो फिर आपको पता ही है पेपर वर्क इधर-उधर करके क्या-क्या चलता है इस दुनिया के अंदर। डार्क फ्लीट से बहुत काम होता है सर। तो सर बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा सिनेरियो है क्योंकि एक चीज़ अगर आप बोलें कि भई इस चीज़ पे इनका एग्रीमेंट है, लेबनान पे डिसएग्रीमेंट है। वो इज़राइल मार-मार के उसका भुत्ता बना रहा है वहाँ पर। गाज़ा के अंदर हमास की गवर्नमेंट ने बोला साहब मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं मतलब वो गुंडापंती करूँगा बट मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठना। तो वो यूएन वालों को अंदर ले आए हैं। तो पूरा रीजन ये जो है ना सर एक 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 इस तरह से भड़क के अंदर है और हर जगह कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी चल रही है जिससे आपको दिखता है कि ये पूरे रीजन के अंदर आग लगी हुई है। हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब खबर मिलती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद कर दिया। बंद कर दिया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुला ही हुआ था ना और जंग के दौरान भी खुला हुआ था। ये यहाँ आकर के बदतमीज़ी किसने की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वो बार-बार बंद करना पड़ रहा है। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? अमेरिका ही है और कौन है? हाँ, ओवरऑल आप कह सकते हैं अमेरिका ज़िम्मेदार है सर। अब देखिए इसके अंदर बड़ी टेढ़ी-सी चीज़ है। अगर ईरान अपनी तरह से ये जो बेवकूफ़ी करता है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप बनाता है, ये करता है, वो करता है, ये नहीं करता तो कोई इसको छेड़ता नहीं। तो ये भी एक चीज़ कई लोग बोलते हैं कि यार इसने टेररिस्ट ग्रुप क्यों बनाए? तो कभी ना कभी तो ठुकना ही था इसको। अब वो भी है। उसमें भी देखें सर अमेरिका ने ही खोमेनी को कौन लेके आया था? अमेरिका ही लेके आया था। कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। इसके अलावा आदी जी सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाकू किससे तैयार करवाए थे? अमेरिका ने ही तो करवाए थे। तो वही है सर। तो ये देखिए अमेरिका की एक पॉलिसी पॉलिसी क्या सर अमेरिका का एक तरीका रहा है कि आप एक दुश्मन को पहले बनाओ, उसके बाद 10-20 साल के बाद उससे जाके लड़ो।
तो आप सर सोवियत संघ अपने आप ही देख लीजिए किसने बनाया, लेनिन ने बनाया था। कम्युनिस्ट पार्टी जो रशिया की थी, लेनिन गया था वहाँ पर। लेनिन कहाँ से गया था सर? जर्मनी से गया था वो। तो ये लोग इश्यू क्रिएट करते हैं, उसके बाद उससे जाके लड़ते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फिर कार्रवाई करते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, फिर उससे बातें भी करते हैं, ये भी करते हैं। आप देखिए जुलानी को देखिए सर, सीरिया में बैठा है वो। 10 साल उससे लड़ते रहे ये लोग, उसके ऊपर इनाम लगा दिया $10 मिलियन, ये वो सब कुछ। आज उसको प्रेसिडेंट बना के बैठते हैं, व्हाइट हाउस में घुमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है सर। बट इसके अंदर आप अमेरिका को तो लात मार ही सकते हैं, बट इसके अंदर ईरान को भी खुला नहीं छोड़ सकते ना। इसका जो जिहादीपन है, ये भी तो बेवकूफ़ी करता है, उल्टे-सीधे काम करता है। अब देखो सर, भारत के अंदर इसने इतनी सारी चीज़ें करी हैं। पिछले साल इज़रायली एम्बेसडर को मारने के चक्कर में था ये, भारत के अंदर। इस आपको याद होगा उसने काफ़ी ये बॉम्ब-शॉम्ब लगाने की कोशिश करी थी, ये सब करा था। और ये भारत के अंदर नहीं, कई जगहों के अंदर कर चुका है। हमास को भेजना तुमने पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान के साथ आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अभी बांग्लादेश में भेज दिया तुमने उसको। हिज़्बुल्लाह वाले, हमास वाले सारे आके कश्मीर के ऊपर चूँ-चूँ करते हैं, खुद भी कश्मीर के ऊपर चूँ-चूँ। देखिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर ईरान ये सब नहीं करता, तो कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि थोड़ा बहुत सपोर्ट उसके ऊपर और होता। आज दुनिया ईरान को सपोर्ट करती है क्योंकि वो एक अंडरडॉग है। बट कहीं न कहीं इतना ओपनली सपोर्ट कोई नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि अ, सबको ये पता है कि ये सारा जिहादी है एट द एंड ऑफ इट। यू नो असल में तो क्या है, वही है, जिहादी है। तो उसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते आप। तो सर आप हाँ, ओवरऑल बोल सकते हो अमेरिका ही ये उल्टे काम करता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट अब सर ये सिचुएशन तो ऐसी है, अमेरिका ये चीज़ें करता रहता है, वो तालिबान को बनाएगा, 20 साल उससे लड़ेगा, आईसिस को बनाएगा, 10 साल उससे लड़ेगा, सद्दाम हुसैन को खड़ा करा, उससे लड़ा, मडूरो को इन्होंने ही खड़ा करा, उससे लड़ा, सोवियत यूनियन से लड़ा, चाइना को खड़ा करा, अभी उससे लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये तो सर इनका ये साइकिल ही है, ऐसे ही चलता है, ये तो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। बट यहाँ पर देखिए सर क्या है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना सर, एक बड़ी दुखती हुई नब्ज़ है पूरी दुनिया की। 80 ब 60-65% यहाँ से तेल-वेल जाता है, ये करता है, वो करता है। और ईरान ये कार्ड थोड़ा मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजिकली बोलूँ, अभी तो ठीक है उसके हाथ में ये कार्ड है तो वो खेल रहा है उसको। बट लॉन्ग टर्म में ये कार्ड उसको काफ़ी भारी पड़ेगा सर। क्योंकि होगा क्या कि जो खाड़ी के देश हैं, वो बोलते हैं यार साला ये साला हर हफ्ते ये उल्टे-सीधे काम करता है। तो यूएई को देखो सर, वो बोलता है मैं फुजैरा में निकाल दूँगा, ओमान की तरफ से वहाँ से तेल निकालूँगा। सऊदी अरेबिया बोलता है मैं उस तरफ से निकाल दूँगा। कुवैत बोलता है भैया सऊदी के साथ मैं कर लूँगा। बहरीन भी वहाँ जॉइन करता है। इराक बोलता है मैं दूसरी तरफ से टर्की से निकालूँगा, मैं एक और पाइपलाइन उस तरह से बना रहा हूँ। सो 2-3 साल के अंदर क्या होगा सर, ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का जो पूरा इम्पोर्टेंस है, यही गिर जाएगा। और एक बारी अगर ये गिरा तो ये जो पत्ता है ईरान के पास, ये ज़्यादा टाइम उसके पास चलेगा नहीं। तो बिल्कुल, इसके बारे में सोचना चाहिए कि ठीक है, अभी मैं वो पत्ते को यूज़ कर रहा हूँ, बट 1-2 साल के अंदर ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा? अब वो चीज़ मेरे हिसाब से ईरान सोच नहीं रहा है सर, इस समय पर। वो गुस्से में है, उसको कुछ करना है, उसको अपनी पोज़ीशन दिखानी है, तो वो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा ईरान इन जगहों के अंदर मिस्टेक कर रहा है सर। उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको फ्रेंडली नेशंस के साथ अटैक नहीं करना चाहिए। अभी देखिए सर, भारत के सेलर्स को मार दिया आपने, कतर के शिप को मार दिया आपने, सऊदी अरेबिया के शिप को मार दिया आपने। सऊदी का तो यार बंदा आपके वहाँ पर खुमैनी के फ्यूनरल पे आया हुआ था। अब वहाँ पर खुमैनी के फ्यूनरल में आप फ्यूनरल कर रहे हो, फ्यूनरल करो ठीक है। आप क्या लगाते हो वहाँ पर, वी विल किल ट्रम्प। लिंडसे ग्राहम के सिर के ऊपर ऐसे करके क्रॉस लगा के बोलते हो इसको हम गोली मारेंगे। अब आज वो मर ही गया बेचारा। वो तो लिंडसे ग्राहम इनका जो सेनेटर है वो ही मर गया आज। और आप इंग्लिश में लिख रहे हो वी विल किल ट्रम्प, किसके लिए लिख रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए सर, बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है भारत के। आप सोचिए इस टाइम पे भारत के जो दूत थे वो उधर पे थे उस समय पर। जब ये अमेरिका को तोड़ने के लिए ये लोग नारे लगा रहे थे वहाँ पर, भारत के दूत वहाँ पर खड़े हुए थे। अब आप क्या कर रहे हो, जो लोगों को इस लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं है, तुम्हारी और अमेरिका की लड़ाई है, तुम लड़ो, हमको नहीं लड़ना तुम्हारे साथ। ना तुम्हारे साथ लड़ना है, ना तुम्हारे अगेंस्ट में लड़ना है हमको। बट आप हमारे लोगों के सामने डेथ टू अमेरिका और ये सब आप चीज़ें करोगे,
तो क्या आप मैसेज भेजना चाह रहे हो कि भैया भारत के लोगों के सामने देखो, भारत एग्री करता है ये इस चीज़ों में। अपने दोस्तों को इस तरह से नहीं ट्रीट करता सर कोई। और ईरान को एक चीज़ ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। वो मेरे हिसाब से उनको समझ में नहीं आई है। अमेरिका देखिए सर, अमेरिका तो क्या है, अमेरिका को एक चीज़ बड़ा क्लियरली पता है सर, उसकी जो दुनिया में जो दम था उसका, वो धीरे-धीरे करके कम हो रहा है। अब उस दम को दिखाने के लिए कहीं न कहीं पे वो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा, ताकि वो दिखाते रहे कि भैया नहीं, नहीं मैं खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी हूँ। उससे उसको कई फ़ायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं सर। बट वो जब इस तरह के स्टेप लेता है तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए सर, जो फ़ायदे होते हैं वो नुकसान से थोड़े ज़्यादा हैं। तो वो एक बड़ी बुरी पोज़ीशन में है। तो वो बोलता है यार चल ठीक है, मेरे को 10 फ़ायदे होते हैं, 8 नुकसान होते हैं, कोई बात नहीं, 2 फ़ायदे के लिए मैं खींच लेता हूँ। आदि जी, मुज्तबा ने कहा है कि बदला लेंगे अपने अब्बू की हत्या का। जी। उधर ट्रंप भी कह रहा है कि जो हिट लिस्ट बनाई गई है, उसमें टॉप पर मैं ही हूँ और मेरी हत्या हो गई, तो उसके बाद हमारी सेनाएँ जो हैं वो घुस भर देंगी ईरान का, ख़त्म कर देंगी उसे। तो ये ट्रंप भी डरा हुआ लग रहा है, उधर मुज्तबा कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, तो ये और डरा रहे हैं उसको। ट्रम्प तो डरेगा ना सर, अपनी जान के लिए तो और कोई डरेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ट्रम्प पे 2-3 हमले तो ऑलरेडी हो चुके हैं, जानलेवा। तो ठीक है, उसका डर समझ में आता है। बट देखिए सर, वो भी यूज़ कर रहा है इस चीज़ को। दुनिया को दिखाने के लिए देखो ये कैसे काम करते हैं। काम ट्रम्प भी वही काम करते हैं एट द एंड ऑफ इट। देखिए, ये जो लीडरशिप को मारने की जो पॉलिसी होती है ना सर, ये कभी भी काम नहीं आती। अ, अगर आप खुमैनी को नहीं मारते उस टाइम पे, आज ऐसी सिचुएशन होती ईरान में कि जो लोग हैं, वो ही खुमैनी को बोल रहे होते हैं, "साले तेरी वजह से आज ये हालत है।" तो उसकी जो पॉपुलैरिटी आज ईरान में देखते हैं, वो नहीं होती उसके पास। तो आपने एक स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन करी जब आपने जाके उसको पहले दिन में मार दिया। तो ये तो सर देखिए, उससे होता क्या है, उससे जो काडर होता है ना सर, वो और चार्ज अप हो जाता है। और उसको उसके बाद उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लीडरशिप को कभी नहीं मारते, वो एक एक गिवन प्रिंसिपल है। अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले हम लोग दाऊद इब्राहिम के बारे में बात कर रहे थे। कि मैंने जब बोला था कि दाऊद को कोई नहीं मारेगा, हफीज़ सईद को कोई नहीं मारेगा, मसूद अज़हर को कोई नहीं मारेगा। जब एक समय आएगा कि मसूद अज़हर या दाऊद इब्राहिम या हफीज़ सईद की इतनी हालत खराब होगी कि वो कुछ नहीं कर सकता, एकदम यूज़लेस बन जाएगा, तब मारेंगे उसको। तो इन्होंने गलती तो बहुत बड़ी करी खमेनी को मार के, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। दूसरा सर, ये ईरान का जो कहना है कि भैया हमने हिट लिस्ट बना दी है, हम इनको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब देखिए सर, आपके पास अगर थोड़ी भरी दुनिया की सपोर्ट है, आप ये सब चीज़ें बोल के फिर कहीं न कहीं आप वो दुनिया बोलती है नहीं, नहीं यार ये क्या बोल रहे हैं यार, दूर रहो इनसे। सबसे बड़ी चीज़ मोतज़ेबा ख़ुमैनी की जो है सर, मोतज़ेबा ख़ुमैनी खुद अपने फादर के फ्यूनरल के लिए नहीं आए। उसके 2 दिन की उन्होंने अपने 2 भाइयों को भेजा वहाँ पर, बट खुद नहीं आए। और खुद नहीं आए क्योंकि उनकी सेफ्टी का डर है। तो डर डर तो अमेरिका तो रहा ही रहा है। तभी आपको इनके ट्रम्प के जैसे टेढ़े-मेढ़े जो ये एक्शन, ये जो टेढ़े-मेढ़े स्टेटमेंट दिखते हैं। बट ये भी कोई कम नहीं डर रहे ना सर, नहीं तो सामने आते। सही है। तो ये दोनों ही सर देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, ये दोनों की हालत इतनी कोई अच्छी नहीं है। और बट ये दोनों ईगो की एक चीज़ होती है ना सर, अगर आपका मेरा कभी झगड़ा हो, सबसे बड़ी चीज़ उस झगड़े के अंदर क्या होता है सर? हाथापाई नहीं होती, उस झगड़े के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है ईगो। और वो ईगो ही अभी इस चक्कर में आके फँसा हुआ है कि ना वो इधर पे घूम सकता है, ना उधर घूम सकता है। ऑप्शन नहीं है उसके पास। और आदि जी, अगर प्रोग्राम खत्म करने से पहले भारत और पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ जिस तरीके से कुछ मीटिंग्स नोट की जा रही हैं, आसिम मुनीर ने कुछ मीटिंग्स की हैं। इधर हमारे सेना प्रमुख ने भी कहा है सरहद पर अपने जवानों से, बाकी के अधिकारियों से, कि वो तैयार रहें, चीज़ों पर नज़र रखें। क्या होने जा रहा है? सर, आसिम मुनीर की जो पोज़ीशन है वो धीरे-धीरे करके काफ़ी खराब हो रही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उसको चाहिए थोड़ा-सा अटेंशन डाइवर्ट करना है सर,
किसी तरह से अटेंशन डाइवर्ट करो, ये जो हमारी ठुकम-ठुकाई रोज़ चल रही है, उसमें से कोई और चीज़ें के बारे में बात करो। तो अगर आप देखें ठुकम-ठुकाई के बीच में इन्होंने बात क्या करनी शुरू करी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसको बोलते हैं टॉपिक चेंज करना सर। पीओजेके के अंदर इनकी हालत थोड़ी अभी पतली हो रही है, क्योंकि 15 जुलाई को जो चीज़ होगी अभी, आज तो 11 है, तो आप देखेंगे 12 है सॉरी, 15 जुलाई को जो इन्होंने मार्च बोला है, एक्चुअली मैं थोड़ा बताता हूँ सर, 9 तारीख जून को एक लॉन्ग मार्च निकला था रावलाकोट, मुज़फ्फराबाद से रावलाकोट। लॉन्ग मार्च था वो। अब वहाँ पर उस टाइम पे ये कर नहीं पाए। 10 तारीख को पूरा वो लॉन्ग मार्च खत्म हो गया और उसके बाद इन लोगों ने पूरा स्ट्राइक करी, ये करा, वो करा। वो 1 महीने से, अभी 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा है। अब इन्होंने बोला है कि साहब 15 जुलाई को जो लॉन्ग मार्च आपने बंद किया था, हम डंके की चोट पे दोबारा चलाएँगे। आपको रोकना है, आपको रोक के दिखा दो। तो उन्होंने एक ओपन चैलेंज दिया है वहाँ पर। बलूचिस्तान में तो सर एक-एक दिन में 3-3 4-4 बंदे इनके ठुक रहे हैं, इनकी रोड्स टूट रही हैं, बुरे हाल हैं। आज सुबह एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई जो मैंने अपने चैनल पे भी कवर करी है सर। चाइनीज़ का एक ML1 प्रोजेक्ट है, जो कराची से लेकर पेशावर तक की ये रेलवे लाइन है। 1200 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी, कोई $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था उसका। 3-4 महीने पहले कराची से निकले हैं तो आप जो मेन एक जंक्शन पॉइंट आता है जिसका नाम है रोहरी। वो 500 किलोमीटर के करीब में है कराची से। तो कराची से रोहरी की जो रेलवे लाइन थी उसको चाइना ने छोड़ दिया था। बोला हम नहीं करेंगे और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया। अमेरिका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक को बोला कि भई तुम आप इसको थोड़े पैसे-पूसे दे दो। कल जो न्यूज़ आई है कि चाइना ने वो जो पूरा ML1 प्रोजेक्ट है, जो आपका सीधा कराची से क्वेटा तक, कराची से पेशावर तक जाता है, चाइनीज़ ने पूरा मना कर दिया कि साहब हम नहीं करेंगे ये। और ये सर सीपीईसी की रीढ़ की हड्डी थी। इसको बोलते थे द स्पाइन ऑफ द सीपीईसी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। अब उन्होंने बोला कि इसे हम नहीं करने वाले। तो बड़े सारे एंगल्स हैं सर इस टाइम पे। चाइना का एक एंगल है, जिसको अमेरिका के प्रेशर में वो बंद करने की कोशिश कर रहा है। सीपीईसी आप देखें सर, ऊपर से ही नॉर्थ से ही वो डब्बा उसका गोल है। बलूचिस्तान में हालत खराब है, टीटीपी में वहाँ पर हालत खराब है, ड्रोन स्ट्राइक्स चल रही हैं, खाने की प्राइसेज़ ऊपर हैं, पॉलिटिकली काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो किस तरह आप इस चीज़ को सँभालोगे? भैया भारत पे हमला कर दो, भारत पे कुछ कर दो। और इन लोगों को ये लगता है कि जो डिप्लोमेसी और जो भी चीज़ें इनको अभी मिली हैं, सडनली यू नो ट्रम्प इनका दिन में 4 बार ही नाम ले लेता है ये वो, तो इनको लगता है उससे कुछ बच जाएँगे ये। तो इनके वो दिमाग में फ़तूर है कि यार अमेरिकन्स आके हमको बचा लेंगे, कुछ ऐसे होगा नहीं, अब तो नहीं, सऊदी अगर अरेबिया। कुटाई-पिटाई शुरू हुई तो अमेरिका क्या कर लेगा आकर के? सर वही है ना, मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ, कुटाई-पिटाई तो होगी जब अगर वो कुछ हमला करेगा। अभी तो ऐसी ही कुटाई-पिटाई चल रही है उसका, उसका क्या? वो भी तो चल ही रही है। अगर आके कल को वो हमारे अंदर कुछ हमला करता है या कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसकी कुटाई-पिटाई होगी, वो भी साथ में चलेगी। और मैं ये बता रहा हूँ, ये भी 3-4 दिन नहीं चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाली। क्योंकि भारत एक लंबे युद्ध के अंदर जाने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। ना उसका कोई प्लान है, ना कुछ है, ना हमको जाना है। अगर हमको युद्ध जाना है, हमको एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, 3-4 दिन में उस ऑब्जेक्टिव को मीट करना है और वापस निकलना है वहाँ से बाहर। अब वो चाहे हो कि भई सिंध का 5000 स्क्वायर किलोमीटर हमको जगह लेनी है, व्हाटएवर इट इज़, जो मर्ज़ी। वो तो राजनाथ सिंह जी ने जैसे जो स्टेटमेंट दिया था, या पीओजेके में घुसना है या इधर घुसना है या उधर घुसना है, या सिर्फ सिंदूर की तरह आपको दोबारा इनकी बैंड बजानी है मिसाइल एंड रॉकेट से, हर कोई ऑप्शन आपके पास ओपन है। और इस टाइम पे पाकिस्तान एक दलदल में फँसा हुआ है सर, उसको कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो ये जो 10 कोर कमांडर की जो 10 कोर कमांडर के ऑफिस में जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है रावलपिंडी के अंदर, वहाँ पर इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है बलूचिस्तान में कि भैया हम जितने भी फतना ये हिंदुस्तान के बंदे हैं, उनको सबको यहाँ से भगाएँगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो पूरा इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है। बट इतना ईज़ी नहीं है सर। तो उसको बड़ी डेस्परेशन है इस टाइम पे। और अगर आप इनके प्रवक्ताओं को सुनो, वो बोलते हैं कि भई सऊदी अरेबिया और कतर और सबने बोला हुआ है भारत को कि यार पाकिस्तान को छोड़ देना, कुछ करना मत। हमको इनकी ज़रूरत है टैक्स। तो डेस्परेट है, बहुत डेस्परेट है सर। आई मीन अब सर 4-5 जो आपके सूबे हैं उसके अंदर 4 में आग लगी हुई है।
ठीक है जी, सिंध आई मीन चौथा सिंध जिसमें कभी भी फट सकता है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। बाकी 3 में तो सर किनेटिक वॉर चल रही है ना, जो सो कॉल्ड इनका आज़ाद कश्मीर है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। तीनों में कुटाई चल रही है, हथियार चल रहे हैं, ड्रोन्स चल रहे हैं, टैंक्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो वो रियलाइज़ेशन जैसे-जैसे पाकिस्तानियों में आएगी, वो एक डाइवर्जन माँगेंगे कि भई किस तरह से थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट करी जाए, किस तरह से इनके सिर में बैठ के कुछ बोला जाए, कुछ करा जाए। तो आप देखें वो जो एक वो टेररिस्ट है उसका वो वीडियो आ रहा है कि भाई 2026 में ये साल में हम पक्का हमला करेंगे, ये वो एंड ऑल दैट, तो वो ऑलरेडी बोल रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश करते हैं आपके साथ कि भाई करो मत, बोलते रहो ये चीज़। तो वो भी हो सकता है। या फिर ये कुछ बेवकूफ़ी आके यहाँ पर कुछ एक हमला-शिमला हो जाए टेररिस्ट का। अब वो हो गया तो फिर बहुत कुटाई होगी सर। अब फिर आएगा बीच में अमेरिका, नहीं, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। वो सब होगा। तो इस चीज़ के लिए अभी इस बारी भारत को तैयार होना पड़ेगा सर, कि पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा होगा, टर्की भी खड़ा होगा और अमेरिका भी खड़ा होगा। अमेरिका खैर मिलिटरीली नहीं खड़ा होगा, बट कहीं न कहीं आइडियोलॉजिकली उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी जहाँ उसको सपोर्ट चाहिए वो देने को कोशिश करेगा। तो ये अब मैं तो ये डाइवर्जन ही बोलूँगा सर इसको। कोशिश है कि किसी तरह से टॉपिक चेंज किया जाए। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए थैंक यू सर। और इतना गहन तरीके से चीज़ों को समझाने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और आदि जी के चैनल का नाम है डेफ टॉक्स बाय आदि, तो उनको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। सर। नमस्कार।